मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, कौन सा पेपर होगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो पेपर होगा बीएड थर्ड सेमेस्टर का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे प्रश्नों की वन शॉट क्लास करवाने वाला हूं, जिसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों की चारों यूनिट की मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। साथ के साथ मैं आप सभी बच्चों को एक टारगेट देना चाहता हूं। आप सभी बच्चे मिलकर भाई अपने 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा 15 तारीख से पहले पहले। कब तक? 15 तारीख से पहले पहले 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। और मात्र 900 सब्सक्राइबर, ज्यादा नहीं, बस सिर्फ मात्र 900 सब्सक्राइबर कम है। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो ये टारगेट आसानी से अपन अचीव कर लेंगे। साथ के साथ जो कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा? कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं फ्री में आप उसको रिवाइज कर सकते हो। एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बना रखे हैं। कहां पर मिलेगी भाई पीडीएफ? आपको कुछ नहीं करना, सिंपल डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आप अगर अभी तो यहां पर डाल रखी है मैंने, नीचे की तरफ ही आपको मिल जाएगी, नहीं मिले तो ऊपर की तरफ ऐसे करके देख लेना, मिल जाएगी। और ऐसे भी नहीं मिले तो ऊपर की तरफ जाना भाई, ऊपर की तरफ जाना और यहाँ पर आपके सामने यूनिवर्सिटी चैंपियन पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन पे आना है। जैसे सेक्शन पे क्लिक करोगे कोने की तरफ आपको मिलेगा ऑप्शन सर्च वाला, और यहाँ पर लर्निंग सर्च कर लेना भाई, LEARNING लर्निंग सर्च कर लेना। ये स्पेलिंग भाई अच्छे से देख लो। जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग सर्च करोगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, जाकर इसको अच्छे से पढ़ लेना आप सभी बच्चों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है, मापन, आकलन एवं मूल्यांकन की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए तथा इनके बीच में अंतर बताइए। तो क्या होता है मापन, क्या होता है आकलन और क्या होता है मूल्यांकन? तीनों की संकल्पना को स्पष्ट करना है तथा इनके बीच में अंतर बताना है। चलिए भाई जानेंगे एक एक करके सभी चीजों को। शिक्षा की प्रक्रिया से शिक्षा की प्रक्रिया में छात्र की प्रगति समझने के लिए मापन, आकलन और मूल्यांकन तीन आधारभूत शुद्ध चीजें होती हैं जो अक्सर एक जैसी लगती है लेकिन अर्थ और स्पष्टता अलग होती है। जब आप शिक्षक बनते हो तब आपके सामने तीन चीजें देखने को मिलती हैं। आप बच्चे की प्रगति को, बच्चा कितना आप जो पढ़ा रहे हो उसको कितना समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, उन सब चीजों का आप मापन करते हो, आकलन करते हो और मूल्यांकन करते हो। तीनों शब्द एक जैसे लगेंगे, अर्थ एक जैसा होता है, लेकिन इनका जो आपके सामने जो पीछे की चीजें होती हैं बहुत माइन्यूट अंतर होते हैं। उन माइन्यूट अंतर को अपन विस्तार से समझेंगे। पहला पॉइंट होता है आपके सामने मापन। मापन क्या होता है? मेजरमेंट। ये एक मात्रात्मक प्रक्रिया होती है जब हम छात्र की योग्यता या उपलब्धि की अंकों, प्रतीका और संख्याओं में बदल देते हैं तो उसे मापन के नाम से जाना जाता है। जैसे भाई तारा क्लास में 100 में से 80 नंबर आया तो यो क्या हो रहा है? थारो मापन हो रहा है। समझ में आ गया? जब आप क्या कर रहे हो, जब हम छात्र कितना टैलेंटेड है, कितना योग्यवान है, ये उसकी उपलब्धियों को हम अंकों से, उसकी प्रतीकों से और या संख्याओं में बदल देते हैं कि भाई बच्चे 90% लाया तो ज्यादा होशियार है, 80 लाया है तो कम होशियार है, 70 से कम है। तो इस तरीके से जब आप बच्चों को आपके सामने क्या कर देते हो, जब उसको मात्रात्मक रूप से उसकी योग्यता को आप बदल देते हो, उसी को किसके नाम से जाना जाता है? मेजरमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें केवल इतना हाउ मच का उत्तर देता है। इससे कितना पता चलता है कि वो बच्चा कितना पढ़ा है, कितना समझा है। इस चीज का अगर आपको उत्तर मिलता है तो आप मापन की श्रेणी के अंदर आप बच्चे का प्रगति को माप रहे हो। जैसे राम ने गणित में 100 में से 85 अंक प्राप्त किए तो ये क्या हो गया? उसका मापन देखने को मिल रहा है। अगले वाला पॉइंट, आकलन क्या होता है? ये सीखने की प्रक्रिया के दौरान दी जाने वाली सूचना संग्रहण करने की प्रक्रिया होती है कि जब आप कोई भी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो इस दौरान वो बच्चा कितनी सूचना को अपने पास रख पा रहा है। आपने कल बच्चे को पढ़ाया और अगले दिन उससे सवाल पूछा और उसने आपको बता दिया, तो आप क्या कर रहे हो? आकलन कर रहे हो कि मैंने पढ़ाया, मेरा पढ़ाया क्या सफल हुआ या नहीं हुआ, या उस बच्चे ने कितना सीखा या नहीं सीखा। उसको आकलन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य छात्र को फीडबैक देना, सिखाने की कमियों को दूर करना और सुधारात्मकता होता है। इसे किस कराया जाता है? ताकि जो बच्चा है उसको फीडबैक मिलता रहे, जो विद्यार्थी है उसको फीडबैक मिलता रहे आपके सामने, और सीखने की कमियां कि वो बच्चा कैसे कैसे चीजों को सीखता है ना, वो कहां पर हम और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं चीजों को सीखने पर, इसको आकलन के नाम से जाना जाता है। भाई थे पढ़ा तो दियो लेकिन फायदे के अगर सामला समझ में नहीं आएगी मीजना, है ना। तो यही है,
उससे यही चीज नहीं पता चलता कि बच्चे की बौद्धिकता कितनी है, बच्चा कितना सीख पा रहा है, इससे यह भी पता चलता है आप एक शिक्षक के रूप में उस बच्चे को कितना सिखा पा रहे हो। समझ में आ गया? तो यह आकलन होता है। मूल्यांकन क्या होता है? सबसे व्यापक शुद्ध है, इसमें मापन और आकलन दोनों की दोनों चीजें क्या होती है? शामिल होते हैं। मतलब मूल्यांकन क्यों है? जठे नंबरों भी बेरो पाट है और जठे तन क्यों बेरो पाट रहे है, बच्चा कितना सीख पा रहा है उस चीज से भी पता चल रहा है, जहां पर उसको मूल्यांकन या इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। यह निर्णय लेता है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई। इससे आपको पता चलता है कि कोई बच्चे को आप पढ़ा रहे हो वो किस सीमा तक सीख पा रहा है, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। अंतर की बात करें, मापन में क्या होता है? मात्रात्मक संख्याओं की बात होगी। समझ में आ गया? आकलन में क्या होगा? प्रतिक्रिया और सुधारात्मकता। भाई पहले बच्चे ने क्लास के अंदर आपने चैप्टर पढ़ाया, 10 चैप्टर उसको याद करने के लिए दिया, पहले उसने 3 याद किए, फिर 5 किए, 8 किए, तो इस तरीके से वो बच्चा कितना सुधार हो रहा है वो आपके सामने आकलन में आता है। मूल्यांकन में क्या होता है? निर्णयात्मक, बहुत व्यापक स्तर है। आप वो अंतिम रिजल्ट बना रहे हो कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नंबर आया, उसको मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। मापन में पक्ष सीमित रहता है। क्या होता है? सीमित पक्ष की बातें होती है। आकलन में मध्यम पक्ष होता है। आप केवल सिर्फ बच्चे का आकलन कर पाते हो। मापन में और आकलन में आप शिक्षण के दौरान बच्चा कितना सीख रहा है और शिक्षक कितना सिखा पा रहा है, दोनों की चीजों के बारे में मेरा पता चल जाता है। और मूल्यांकन आपको बहुत ब्रॉड है, जिसमें हर चीज का आपको ज्ञान हो जाता है। मापन क्या करता है? अंक प्रदान करता है और मतलब आपको भाई कितने प्रतिशत बने, कितने नंबर लेकर आए, इस चीज के बारे में बताता है। आकलन सीखने में सुधार करता है कि कोई बच्चा वो कितनी जल्दी चीजों को सीख पा रहा है। और मूल्यांकन मूल्य निर्धारण और ग्रेड देने पर जोर देता है। समझ में आ गया आपको? शिक्षा में मूल्यांकन के प्रकार, आवश्यकताएं, क्षेत्रों, प्रासंगिकताओं की विवेचना कीजिए। जब शिक्षा में मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, उनकी जरूरत क्यों होती है, किस क्षेत्र में होते हैं और उनकी क्या प्रासंगिकता होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से जानेंगे। मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का वो केंद्र बिंदु होता है जो शिक्षण अधिगम प्रभावशालीता की जांच करता है। क्या होता है? मूल्यांकन जो अपनी शिक्षा प्रणाली होती है उसका वो केंद्र बिंदु होता है, जहां पर शिक्षण और अधिगम की प्रभावशालीता, शिक्षण आप जो पढ़ा रहे हो, अधिगम जो बच्चा सीख रहा है, उन दोनों के बीच में क्या सम्मिश्रण, क्या दोनों अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं, क्या बच्चा अच्छे से सीख पा रहा है, क्या आप शिक्षक के रूप में चीजों को अच्छे से समझा पा रहे हो, इन दोनों चीजों की जिस पे जांच की जाती है उसी को मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं? पहला होता है रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। यह शिक्षण के दौरान होता है ताकि छात्र और शिक्षक को निरंतर फीडबैक मिलता रहे। क्या होता है रचनात्मक मूल्यांकन? क्या होता है? शिक्षण के दौरान बच्चों को खड़ा करके बता दिया कि हाँ भाई मैं लाइन पढ़ा रहा था, बता क्या बताया मैंने इसमें। आप पढ़ा रहे हो भाई भारत का भूगोल पढ़ा रहे हो और आपने पूछ लिया भारत की राजधानी क्या है, बीच में बच्चे खड़े होकर, तो ये क्या हो गया? शिक्षण के दौरान ही आपको पता चल गया कि बच्चा आपकी बातों को अच्छे से सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है। उसी को क्या कहा जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है योगात्मक मूल्यांकन। यह सत्र या कोर्स के अंत में होता है, जिसका उद्देश्य ग्रेड या परिणाम देना होता है। जब लास्ट में थारो जो रिजल्ट बनाया करते हो ना, जिसके अंदर थारा 80%, 60, 70 जितनी थारे होशियार हाउस आबो जितनी मिला करती, वो योगात्मक मूल्यांकन, जैसा नाम है वैसा इसका काम है। योग अंतिम में आपने कोर्स के अंत में आपने कितनी पढ़ाई की है उसको योगात्मक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट होता है नैदानिक मूल्यांकन। यह छात्र की विशिष्ट समस्याओं और उनके कारणों को पता लगाने के लिए किया जाता है। जो नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है? डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन क्या होता है? छात्र को किन किन समस्या, कौन कौन से विषयों में समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाता है, जब इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? नैदानिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जैसे कि बच्चे को भाई साइंस में दिक्कत आ रही है, तो आपको पता चला है ना, आप एक शिक्षक के रूप में आप साइंस के शिक्षक हो और आपको पता चला कि चलो बच्चों के साइंस में भी फिजिक्स में ज्यादा दिक्कत आ रही है, आपने ज्यादा गौर लगाकर उस पर मेहनत की, तो वो नैदानिक मूल्यांकन होगा, डायग्नोस्टिक एलिवेशन के नाम से, इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है उसको। आवश्यकताएं और प्रासंगिकता छात्रों के लिए अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जानने तथा प्रेरणा प्राप्त करने के लिए। भाई इसका फायदा क्या है?
भाई एक तो विद्यार्थी को पता चलेगा कि आपकी कहां पर कमजोरियां हैं, आप किस क्षेत्र में बेहतर कर रहे हो। साथ के साथ एक बच्चा लगातार किसी क्षेत्र में बेहतर करता चला जाएगा तो उसको प्रेरणा भी मिलती है। साइंस गणित में अगर कोई बच्चा लगातार अच्छा कर रहा है और आप उसको लगातार बता रहे हो कि बहुत बेहतर कर रहे हो बच्चे तुम, तो वो बच्चा गणित को पढ़ने के प्रति उत्सुक रहेगा। शिक्षकों के लिए अपने शिक्षण विधियों की प्रभावशालीता की जांच करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए, शिक्षकों के लिए क्या होता है, अपनी शिक्षण विधियों को प्रभावशालीता की जांच करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए। अब बच्चे को आप पढ़ा रहे हो और बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है तो क्या मतलब हुआ, तो आपको भी इस चीज का पता चल जाता है कि मैं जो कक्षा में पढ़ा रहा हूं उसका कोई फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। बच्चे का मूल्यांकन नहीं, आपका भी हो रहा है उसमें साथ के साथ। तो शिक्षक के लिए भी सीखने वाली चीजें होती हैं। अभिभावकों के लिए बच्चे की प्रगति की सटीक जानकारी भी मिलती रहती है, और अभिभावक होते हैं जो, उनको भी पता चलता रहता है कि भाई प्रगति, जो बच्चा कैसे प्रगति कर रहा है उसकी सटीक जानकारी उनको मिलती रहती है। मूल्यांकन के क्षेत्र की बात करें, मूल्यांकन केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहता है। इसके क्षेत्र में छात्र की मानसिकता का विकास कितना हो रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य कितना विकसित हो रहा है, और सामाजिक समायोजन वो बच्चा कितना कर पा रहा है, इसके बारे में भी पता चलता है। तथा संवेगात्मक स्थिरता व नैतिक मूल्यों के बारे में पता चलता है। सीधी सीधी बात है, बच्चे फिजिकली कितना फिट है, मेंटली कितना फिट है, इमोशनली खुद पर कितना ज्यादा कंट्रोल कर पा रहा है, इन सब चीजों को, और कितना वो संस्कारों को सीख पा रहा है, ये सारी की सारी चीजें उसमें पता चल जाती हैं। आकलन और मूल्यांकन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए तथा स्वयं मूल्यांकन व सहपाठी मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। आकलन और मूल्यांकन के क्या सिद्धांत होते हैं उसके बारे में बताना है, और स्वयं मूल्यांकन, आप खुद का मूल्यांकन कैसे कर सकते हो और सहपाठी के द्वारा आप कोई मूल्यांकन कैसे करवा सकते हो, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए मूल्यांकन के प्रमुख सिद्धांतों की बात करें। पहला पॉइंट है निरंतरता का सिद्धांत। मूल्यांकन एक बार की घटना नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन ये नहीं कि आपने बच्चे को क्या कर दिया, एक दिन क्लास में खड़ा करके पूछ लिया फिर पूरी साल नहीं पूछा, ऐसे नहीं हो सकता। लगातार आपको बच्चे से सवाल जवाब करते रहना पड़ेगा, लगातार उसके टेस्ट लेने पड़ेंगे, लगातार आपको बच्चे से जुड़ाव महसूस करते रहना पड़ेगा ताकि समझ सको क्या बच्चा आपके शिक्षण विधियों को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, कमियां है कहां है, सुधार कर। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि आपको निरंतरता से चीजों को क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकित करना पड़ेगा। व्यापकता का सिद्धांत, इसमें व्यक्तित्व के सभी पक्ष संज्ञानात्मक, भावनात्मक तक और क्रियात्मक मापन होना चाहिए। मतलब इसमें कोई भी एक बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है उसकी सारे के सारे सापेक्षों को अपन समझते हैं कि कोई बच्चा इमोशनली कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, समझ में आ गया, कोई बच्चा आपके सामने एक्टिविटी करने में कितना ज्यादा है। भाई कोई कई बालक हैं कौन है, चाहे उनका कितना ही धड़ा मारते हो वो आदमी कौन रो है, समझ में आ गई, चाहे उन्हें कितना ही खदे उनका पढ़ने से उन्हें कोई मतलब को नहीं। काफी बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको दो बात कहते हैं, ये एक आंख आंसू दूसरे आंख वाजा, वो है ना। काफी बच्चे ऐसे होते हैं भाई जिनको फिजिकल एक्टिविटी कैसी करा दो आगे मिलेंगे। डंडो लेकर ना पल्ला वो जागो, चौक लेकर नहीं पल्ला वो जागो, तो फिजिकल एक्टिविटी में स्ट्रॉन्ग है। काफी बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको कुछ भी दे दो पढ़ाई में वो आपको उसका सॉल्यूशन बनाकर दे देते हैं, तो वो संज्ञानात्मक रूप से मजबूत है। तो आपको यह समझना है कि एक बच्चे में कौन सी क्वालिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कोशिश करनी कि बच्चे को हर क्वालिटी से जोड़ा जाए। जो बच्चा संज्ञानात्मक रूप से मजबूत है उसको क्रियात्मक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाइए। समझ में आ गया, भावनात्मक रूप से मजबूत है, संज्ञानात्मक रूप से मजबूत है, क्रिया नहीं करता है, बाहर जा नहीं जा रहा है, झिझक रहा है, जाओ स्टेज पे बुलाओ और उसको क्वेश्चन करो। समझ में आ गया, ताकि वो बच्चा और ज्यादा उसका डेवलपमेंट हो सके। तो एक बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना ही इस जो मूल्यांकन का क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है। वैधता और विश्वसनीयता, मूल्यांकन उपकरण वही मापे जिसके लिए उसे बनाया गया और परिणाम स्थिर होना चाहिए। मतलब अब मूल्यांकन करने का भी एक तरीका होना चाहिए। क्लास टेस्ट ले रहे हो आप, है ना, मान लो क्लास टेस्ट ले रहे हो तो 100 नंबर का आप लगातार पेपर लोगे। जैसे भाई अपना क्लास जो यूनिट फर्स्ट कितने नंबर की होती थी, हाफ ईयरली कितने नंबर की होती थी, ईयरली होती थी, फिक्स रहता ना एकदम। ऐसे नहीं कि भाई आपके सामने हाफ ईयरली एक साल 100 कराई थी, अगले साल 300 की कराओ, भाई मार तो मन में आएगी, ऐसा नहीं हुआ, फिक्स रहता है। मूल्यांकन करने का एक तरीका फिक्स होना चाहिए ताकि क्या है, रिजल्ट है वो स्थिर आ सके। समझ में आ गया। उद्देश्य निष्ठता, ये पूर्व निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्यों को आधारित होना चाहिए, मतलब पहले से जो चली आ रही तकनीकों के आधार पे होना चाहिए। सेल्फ जो मूल्यांकन
स्व मूल्यांकन क्या होता है? जब छात्र स्वयं अपनी कार्य की जांच करता है और उसके उत्तरदायित्व की भावना पैदा करता है। जब अपना कदे कहती कि भाई थारा टेस्ट की कॉपी थे खुद ही जांच कर लो, तो आपा तो 20 कम नंबर का दे कौन दिया, 20 को टेस्ट है ना, सही बात पूरा पूरी है ना। लेकिन ऐसा करते हो तो कुछ छात्रों से आपको पता चल जाए कई तो सफा भ्रष्टाचारी है एकदम, कि भाई जी तो पूरा ही देगा। कई है कहीं जो समझदार भी है, ईमानदार आदमी, जो भाई जन का 18 बन रहे 18 देगा। कई है जो थोड़ा थोड़ा कर लेगा भ्रष्टाचार, जब मान 20 सारे गुण उनका 17 बन रहा 18 कर लिया। कई है का बालक भी हुए हैं, है ना। तो ये उस बच्चे से, लेकिन आपको उसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना पैदा करते हो, उसकी गलतियों को पहचाना और सुधारना सीखता है। क्या करता है बच्चा? अब कहां पे वो खुद की गलतियां कर रहा है, ये तो नंबरों की बात थी, हंसी मजाक की, लेकिन इस चीज से भी पता चलता है कि भाई बच्चा खुद ही सीखता है कि वो कहां पर गलतियां करता है और उसको कैसे सुधारना है। ये सब चीजों के बारे में उसे खुद ही पता चल जाता है। अगले वाला मूल्यांकन होता है सहपाठी मूल्यांकन, पीयर असेसमेंट। जब छात्र एक दूसरे के कार्य को मूल्यांकित करते हैं उसको क्या कहा जाता है? सहपाठी मूल्यांकन या पीयर असेसमेंट के नाम से जाना जाता है। छात्रों में आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होती है। भाई क्लास में एक बच्चे को आपने खड़ा करके पूछा, बताओ भाई मोहन मोहन का 20 नंबर आए हैं, कॉपी चार्ज करके बताइए कटे कमी कर रखी है ना। तो बच्चों के अंदर क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन अपने क्रिटिकल ने क्रिटिसाइजिंग थिंकिंग उत्पन्न हुआ, बोले मोहन का ज्यादा नंबर आने आपकी बार दे 17 ही कर देगा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बच्चे के अंदर खुद के अंदर एक क्षमता विकसित होती है जिससे वो सोच पाता है कि मोहन 20 में से 20 हर बार नंबर ला रहा है तो क्यों ला पा रहा है, वो उसके लिखने का तरीका कैसा, उसकी हैंडराइटिंग कैसी, उसकी समझ कैसी, वो पढ़ता कैसा है। अगर बच्चे को आप ये सब चीजें समझा पाते हो तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग मजबूत होती है, और यही थिंकिंग है ना आगे जाके बहुत काम आता है। कोशिश करो कि साथ थे बढ़िया टीचर बनोगे, वो तो भविष्य में भी पाठक हो, बढ़िया जाके बढ़िया ला के सरकारी नौकरी, बढ़िया टॉप पार्टिया पे गाल के चादर थे तो सोगा राम और पाया खदो भाई मान तो ऐसा में ड्यूटी लगाती ही काम कठिन करा था। अगले वाला है एक अच्छे मापन उपकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। और बाकी रैक है डाला पड़वा लियो। एक अच्छा मापन उपकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? किसी भी मापन उपकरण में जैसे परीक्षा, प्रश्नावली या स्केल को अच्छा तब तक माना जाता है। मैं एक कमेंट पूछना चाहूंगा आप सभी बच्चों से, भाई आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जो इस बीएड कर रहे हो, इसमें 50% तो बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है बीएड से टीचर बनने से, लेकिन 50-60% बच्चे ऐसे हैं जिनको भाई बीएड से उनका लक्ष्य है कि जीवन में टीचर बनना है। तो आप सभी बच्चे कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि आप टीचर बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हो? समझ में आ गया क्या लक्ष्य है आपको? और अगर आप गवर्नमेंट टीचर की तैयारी करोगे ऑब्वियसली, तो गवर्नमेंट टीचर में अगर आपको गवर्नमेंट स्कूलों में अगर कुछ एक इंप्रूवमेंट करना पड़े तो आप कौन सा इंप्रूवमेंट करो? कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, ताकि मैं भी देखो जाके सोच रखो थे सिस्टम में सुधार की, क्योंकि कदे थे बड़ा ऑफिसर भी वर्ष को हो। किसी भी मापन उपकरण जैसे परीक्षा, प्रश्नावली या स्केल को अच्छा तब तक माना जाता है जब वैज्ञानिक मानकों पर खरा उतरता है। अब कोई भी टेस्ट करोगे तो कोई भी टेस्ट जब तक सही को नहीं हुआ, जब तक उसमें हर वो वैज्ञानिक विद्या है उसकी वो सही हो पाए या नहीं हो पाए, अगर उन सभी मानकों पर अगर वो खरा नहीं उतर पाता है तो वो आपके सामने वो टेस्ट है वो सही नहीं है, कोई परीक्षा प्रश्नावली वो सही नहीं है। वैज्ञानिक ढंग से प्रूव होना जरूरी होता है। अब वैज्ञानिक ढंग से क्या क्या होना चाहिए? वैधता, यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसका अर्थ होता है परीक्षण उसी उद्देश्य या कौशल का मापन करे जिसके लिए बनाया गया है। वैधता का अर्थ यह है कि भाई अगर आप कोई भी परीक्षण कर रहे हो तो कोई भी परीक्षण कोई भी उद्देश्य या कौशल के लिए मापन के लिए बनाया गया है वो उसका होना चाहिए। जब गणित भाषा का आप टेस्ट ले रहे हो तो हम गणित का सवाल होना चाहिए, कहते कौन से विज्ञान का सवाल पूछने लगा, आज के विज्ञान का सवाल भी, लेकिन कभी गणित से जुड़े हुआ आना चाहिए। समझ में आ गया? कदे हिंदी बोले आप हिंदी का फॉर्म लिखो, गणित के टेस्ट में ऐसा नहीं कर सकते, तो उसकी वैधता होनी जरूरी है। विश्वसनीयता, यदि एक ही परीक्षण में एक ही समूह के अलग अलग समय अलग अलग परीक्षकों द्वारा जांचा जाए। अब क्यों गो भाई एक कक्षा में टेस्ट कर रहे हो, एक तो वही टेस्ट एक बच्चा ने 3 घंटा टाइम दे दियो और एक ने 5 घंटा टाइम दे दियो, सेम बराबर कक्षा में, कोई उनको स्पेशल डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन आप उसको अलग अलग समय दे रहे हो, अलग अलग टाइम दे रहे हो, मन मर्जी से सब कुछ चल रहा है, विश्वसनीयता नहीं होगी, वो पेपर फेल हो जाएगा। समझ में आ गया? वस्तुनिष्ठता, परीक्षण के दौरान ऐसा होना चाहिए जिस पर परीक्षक की व्यक्तिगत राय, पसंद या मूड का कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब थे पढ़ रहे हो, अगर थे शिक्षक हो तो थारा नहीं चाहिए कि बहुत तो होशियार है क्लास में, वो किमी लिख दूंगा तो पूरा नंबर दूंगा, आ सोच नहीं होनी चाहिए कभी भी थारी। सुरेश क्लास में पीछे बैठा मतलब ही पढ़ाई हूं तो मैं नंबर दू ही को नहीं, अहिया की सोच नहीं होनी चाहिए कोई जाति का आधार पे, कोई धर्म का आधार पे,
है ना। खास करके इन विचारधाराओं से हम बहुत प्रताड़ित हैं, आपको पता नहीं है ना। और कोई समुदाय विशेष के प्रति, कोई व्यक्ति विशेष के प्रति आपके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, एक बायसनेस नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति शिकार होता है इसको आपको पहचानना है। अधिकतर लोगों को क्या रहता है, भाई मैं तो मेरा जाति टावरा आगे बैठाऊंगा, मैं तो मेरा धर्म वाला आगे बैठाऊंगा। आप एक शिक्षक हो, शिक्षक सभी वर्गों के लिए होता है, गरीब हो, अमीर हो, उच्च जाति हो, पिछड़ी जाति हो, आपके सामने किसी धर्म का हो, सब शिक्षक सबका होता है। और जिस दिन आपने ये चीजें समझ ली, और आप खास करके आजकल की, खैर इन सब चीजों से लोग तो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक चीज के पीछे बहुत राजनीति से बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। बोले वो फलाने गुरुजी तो बोले माले विषय को, बोले ओए कौन पढ़ाऊं, मैं क्यों पढ़ाऊं। इस चीज के भी काफी लोग शिकार होते हैं, तो आपको इस शिकार से भी दूर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यही है भाई, आपको जो कोई भी टीचर जो टेस्ट ले रहा है, जो शिक्षक, उसकी खुद की राय, पसंद और मूड का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कोई घर थे लड़ाई करके आगा टाबर का 0 नंबर दे दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। बहुविकल्पीय प्रश्न वाले सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। बहुविकल्प जो मल्टी ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आपको क्या होता है, देखो जो एमसीक्यू प्रश्न होते हैं ना, उसमें बच्चे की क्या पता चलती है, उसकी रोट टेक्निक का पता चलता है कि बच्चा कितना याद कर सकता है। अब जैसे आप कॉलेज का पेपर दे रहे हो, है ना, तो कभी आपने सोचा कि कॉलेज का पेपर में भाई इतना 200 300 शब्द का क्यों लिखाए जाए, कभी सोचो थे तारी जिंदगी, बताओ जामन कमेंट में सोचो। तो मैं बताऊं था ना, जब इससे क्या होता, आपकी खुद की थिंकिंग डेवलप होती है। अब देखो चौथी 5वीं क्लास का टॉपर था, को मास्टर बता दियो कैप और कबूतर, तो थे कप और कबूतर ही लिखा होगा। अब थे कॉलेज में होगा, समझदार होगा, दुनियादारी की था समझ में आ गई, तो टीचर जो पढ़ायो है वो पढ़े थे, उसका बाद में थारी खुद की कह रही उस चीज पे इकले 200 300 शब्द का ऐसे टाइप प्रश्न आवा है, समझ में आ गई, है ना। ताकि ते खुद की भी कुछ विचारधारा के अंदर लिखे हो, बात अलग है, थे धुरंधर मूवी की स्टोरी लिखा जो उनके अंदर। विभेदीकरण एक अच्छा परीक्षण में प्रतिभाशाली, औसत और कमजोर छात्रों के बीच में अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छा शिक्षक है को नहीं कि शिक्षक नहीं कौन बेरो कि भाई साहब कौन प्रतिभाशाली बालक है। अब प्रतिभाशाली बच्चा कौन होता है, क्या शिक्षा में है, क्या वो खेल में है, क्या वो और कोई एक्टिविटी में है, डांस में है, पेंटिंग में है, सिंगिंग में, किस चीज में प्रतिभाशाली है, आपको ये गुण पहचान आना चाहिए। क्योंकि थे तो पहचानोगा, कौन पहचानोगा, औसत है या कमजोर है, इन सब क्षमताओं के बीच में आपको अंतर करना भी आना चाहिए। व्यवहारिकता परीक्षण लागत समय और प्रशासन की दृष्टि से सरल सुलभ होना चाहिए। पेपर तो बना दियो, या को बना दियो, लंबो छोड़ो पेपर की 3 महीना तक तो पेपर ही चल रहे, सिलेबस कद कराओगा बाद में, समझ में आ गया। तो पेपर होना भी ऐसा चाहिए जो परीक्षण में लागत भी कम लगे, समय और प्रशासन की दृष्टिकोण से भी कम हो, और सारो मूल्यांकन भी निकल के आ जाए। समझ में आ गया आपको। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षक निर्मित एवं मानकीकृत परीक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या बताना है, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, उसके निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताइए, और शिक्षण निर्मित एवं मानकीकृत परीक्षण क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट निर्माण के चरण के बारे में बताइए। कैसे बनाते हैं उपलब्धि टेस्ट। पहला होता है नियोजन या प्लानिंग करना, किस उद्देश्य के लिए बनाना चाह रहे हो, पाठ्यक्रम के प्रश्न और प्रकार का नियंत्रण करना। जैसे भाई 10वीं क्लास का बालक ना पढ़ा रहे हो, सोच ली कि पहला चैप्टर से प्रश्न पूछूंगा, तो यही उद्देश्य सबसे पहले आपने निर्धारित किया, पहले प्रश्नावली से मैं प्रश्न पूछूंगा। ब्लूप्रिंट तैयार करना, एक त्रिआयामी तालिका, उद्देश्य क्या है, विषय वस्तु क्या है, और प्रश्नों के प्रकार, अंकों का वितरण। भाई लघुतरात्मक पूछूंगा, अति लघुतरात्मक पूछूंगा, निबंधात्मक प्रश्न पूछूंगा, इतने नंबर के अति लघुतरात्मक होंगे, इतने नंबर के निबंधात्मक होंगे, इतने नंबर के आपके सामने लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप ये अलग अलग प्रकार की चीजों पर क्या करते हो, विभाजन करते हो। ये टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा सवाल पूछूंगा, ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, कम सवाल पूछूंगा। पूरी की पूरी प्लानिंग करते हो। इसी को किसके नाम से जाना जाता है, ब्लूप्रिंट के निर्माण से जाना जाता है। प्रश्नों की रचना, ब्लूप्रिंट के आधार पे सरल, मध्यम व कठिन प्रश्नों को लिखना। अब आप ये चीज निर्धारित करोगे ब्लूप्रिंट के आधार पे कि कौन सा प्रश्न आसान है, कौन सा कठिन है, और कौन सा मध्यम दर्जे का प्रश्न है। क्यों, क्योंकि ये पता होना जरूरी भी है। समझ में आ गई आपको। अगर आपको परीक्षा का जब निर्माण किया जाता है ना, तो कम से कम 30-40% आपको जो इजी प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि बच्चा पास हो सके। फिर 40% इजी प्रश्न, 30%
40% या आपके सामने 30% मान लो या 35% मान लो मध्यम दर्जे के प्रश्न, और 25% है कहना चाहिए कि बच्चा का थोड़ो बेरो पाटे ज्ञान लियो है कौन लियो, हार्ड पर्सन, कठिन पर्सन। अगले वाला है प्रारंभिक जांच करना। परीक्षण को एक छोटे छोटे समूह पर लागू करके कमियों पे सुधार लाना। आप परीक्षण को छोटे छोटे समूह में, भाई आपका सामने उसका कि एक टेस्ट ने 3 बार में ले लियो, 10 चैप्टर दिया बच्चा ने तो पहले 3 यूनिटों को ले लो, फिर 3 यूनिटों को ले लो, फिर 3 यूनिटों को टेस्ट ले लो। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। और अंतिम प्रारूप परीक्षण का अंतिम रूप देना और आपके सामने उत्तर कुंजी तैयार करना। समझ में आ गया? शिक्षक निर्मित नमूना मानकीकृत परीक्षण क्या होता है? निर्माण कक्षा शिक्षक द्वारा स्थायी जरूरत है। तो जब देखो भाई शिक्षक क्लास टेस्ट है करते वो शिक्षक निर्मित परीक्षण होया करते मानकीकृत क्या भाई आपके सामने जो 10वीं क्लास में बोर्ड की क्लास होया कर पेपर होया करते वो मानकीकृत परीक्षण होया करते। अब इसमें क्या होता है भाई क्लास के अंदर आपका जो टेस्ट लिया जाता है शिक्षक ही उसको अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाता है, उसको क्या कहा जाता है? शिक्षक निर्मित परीक्षण होता है। और कोई भी विशेषज्ञों के समूह द्वारा वैज्ञानिक विधि के द्वारा जब कोई भी टेस्ट बनाया जाता है उसको मानकीकृत परीक्षण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्षेत्र की बात करें, केवल एक कक्षा एक स्कूल तक ही सीमित रहता है। भाई आपका सामने है थोड़ी कि थारी क्लास को टीचर दूसरे 5-10 गांव दूर स्कूल को पेपर टेस्ट लेने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपका ही लेगा वो तो। ऐसा भी नहीं कि 10th क्लास का टीचर है वो आपको फर्स्ट क्लास के अंदर टेस्ट लेने चला गया या 3rd क्लास में लेने चला गया। राष्ट्रीय राज्य स्तर पर व्यापक क्षेत्र, अब 10th क्लास के बोर्ड का एग्जाम होती है पूरे राज्य में होता है, सीबीएसई बोर्ड की पूरी भारतवर्ष में होती है, तो राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर मानकीकृत एग्जाम देखने को मिलते हैं। विश्वसनीयता कम होती है भाई, विश्वसनीयता कम ऐसी होगी कि कुछ ना कुछ कमी बेसी भी होगी तो अपन सही कर लेते हैं। बहुत अधिक और प्रमाणिकता होती है, इसमें क्या होती है? मानकीकृत में प्रमाणिकता अधिक देखने को मिलती है। इकाई परीक्षण मासिक जांच या बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रभावी देखने को मिलता है मानकीकृत वाला। निदानात्मक परीक्षण का निर्माण, उपचारात्मक सामग्री की तैयारी तथा परीक्षण मंद विश्लेषण, कठिनाई स्तर व वेदन शक्ति की विवेचना कीजिए। क्या होता है ये निदानात्मक परीक्षण? क्या होता है इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। ये भी अच्छा प्रश्न है भाई निदानात्मक परीक्षण वाला। यह प्रक्रिया छात्रों की सीखने की समस्या को हल करने का एक वैज्ञानिक तरीका है कि बच्चा कैसे चीजों को सीख पा रहा है। समझ में आ गया? वो कौन कौन सी समस्या है उनको कैसे हल कर सकते हैं, उसके लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसको निदानात्मक टेस्ट के नाम से जाना जाता है। पहला है निदानात्मक परीक्षण का क्या होता है? इसका उद्देश्य छात्र की कमजोरी के विशिष्ट बिंदुओं को खोजना है कि बच्चे के कौन कौन से बिंदुओं में कमजोरी है, उसको कैसे दूर करना चाहिए। उस प्रकार का टेस्ट लिया जाता है, उसको निदानात्मक टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रश्न बहुत छोटे और सूक्ष्म होते हैं ताकि पता चल सके कि छात्र किस विशिष्ट सोपान स्टेप पे गलती कर रहा है। इसमें क्या छोटे छोटे प्रश्न किए जाते हैं, समझ। ओरल टेस्ट वगैरह ले लिया जाता है ताकि आपके सामने पता चल सके कि बच्चा एमसीक्यू का टाइप टेस्ट, अति लघुतरात्मक टाइप का टेस्ट, समझ में आ गया? तो बच्चे को कौन सा प्रश्न कहां पे कौन से यूनिट में दिक्कत आ रही है वो पता चल जाता है। अगले वाला है उपचारात्मक सामग्री, रेमेडियल मटेरियल। क्या होता है? निदान के बाद में शिक्षण ऐसी सामग्री तैयार करता है कि जो उसे उस कमी को दूर कर सके। मतलब अब टीचर को पता चल गया कि बच्चे को इस यूनिट में दिक्कत है, तो अब क्या करेगा? अब शिक्षक उस प्रकार की सामग्री तैयार करेगा जिससे क्या होगा भैया आपके सामने जो कमियां हैं उनको दूर कर सके। ये सामग्री बहुत सरल होगी। क्यों? पहले तर पर डायग्राम तक समझ में आ रहे को नहीं, तो अब सरल बनाओ, कुछ रोचक बनाओ, कोई चित्र बनाओ, कोई कहानी सुनाओ, कोई प्रैक्टिकल करके दिखाओ, कहीं टाबर के दिमाग में जा बात चीज। समझ में आ गया? परीक्षण मद विश्लेषण क्या होता है? ये प्रश्नों की गुणवत्ता की जांच करने की प्रक्रिया होती है। मतलब परीक्षण मद विश्लेषण आइटम एनालिसिस क्या होता है? कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल, यह बताता है कि कितने प्रतिशत छात्रों ने प्रश्न को सही उत्तर दिया है। अब डिफिकल्टी लेवल का ये होता है, इससे पता चलता है कि कोई भी विद्यार्थी ने या कोई भी बच्चे ने कितने प्रतिशत तक आपके सामने सही उत्तर दिया। आपने जितने प्रश्न बताए उसमें से 40% सही दिया है, 60% तक के बीच में बच्चों ने सही उत्तर दिया है। यह डिफिकल्टी स्तर से पता चलता है। विवेचन शक्ति क्या होती है? यह प्रश्नों की वह क्षमता होती है जिससे पता चलता है कि प्रतिभाशाली छात्र ने उसे सही किया है और कमजोर छात्र ने गलत। यदि दोनों ने सही या गलत किया तो प्रश्न की गुणवत्ता खराब है। ना तो कमजोर बालक कर पा रहे हो, ना होशियार कर पा रहे हो, ना मध्यम दर्जा कोई कौन कर पा रहे हो, तो प्रश्न काम कोई को नहीं। वो ऐसे कौन कर देता कि तीसरी होती सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया पेपर हमारा, तो वही प्रश्न था। समझ में आ गया आपको? अब खद्य कॉम्पिटिशन में आउट ऑफ सिलेबस, सारा आउट ऑफ सिलेबस ही आया है। यूनिट नंबर 3 सतत और समग्र मूल्यांकन
सीसीई की संकल्पना स्पष्ट कीजिए तथा शैक्षणिक महत्व को प्रकाश डालिए। सतत और समग्र मूल्यांकन क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन क्या होता है? मूल्यांकन की एक ऐसी प्रणाली जो छात्र के विकास के सभी पक्षों को कवर करती है। क्या करती है कि बच्चा है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, हर पक्ष को कवर करती है, उसी को सतत व समग्र मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। भारत में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आपके सामने सीसीई को लागू किया गया। क्या किया गया आपके सामने? कोई भी बच्चा कितना सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, इन सब चीजों को अपन ने किससे सीखा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसके तहत अपन ने सारी की सारी चीजों को समझा है। अब क्या होता है इसमें? सतत, इसका अर्थ होता है मूल्यांकन केवल सत्र के अंत में नहीं होकर लगातार होते रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि बालक सब बार बार टेस्ट लो, बेरो पाटना चाहिए कि भाई अया कोने की लास्ट में रिजल्ट बना दियो ना। हर क्लास में आप साप्ताहिक या मासिक रूप से भी आप टेस्ट ले सकते हो, कक्षा के बीच में भी सवाल वगैरह पूछ सकते हो जिससे ये पता चल सके आपके सामने कि आपको कितना बच्चा आपका पढ़ाया सीख पा रहा है। समग्र, कॉम्प्रिहेंसिव, इसका अर्थ यह होता है कि छात्र के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पक्षों का मापन करता है। क्या करता है? कोई बच्चा शैक्षणिक रूप से कितना समझ पा रहा है और सह शैक्षणिक रूप से कितना समझ पा रहा है, इस चीज का जो मूल्यांकन किया जाता है उसको कॉम्प्रिहेंशन के नाम से जाना जाता है। इसमें जीवन कौशल, दृष्टिकोण, मूल्य व खेल कला भी शामिल होते हैं कि भाई बच्चों खेल में कितना बढ़िया है, पढ़ाई में कितना बढ़िया है, और कोई काम में कितना बढ़िया है, कुछ मत भी करे कौन करे, वह भी करनी जरूरी है। समझ में आ गया? तो हर चीज कुछ मत मतलब थोड़ी बहुत बदमाशी बाको नहीं जो इंस्टाग्राम पर गाना लगाने वाले, हाँ मतलब खेल कूद में है ना, कक्षा में बाहर कुछ एक्टिविटी कर रहा है नहीं कर रहा, ये आपको पता होना जरूरी है। शैक्षणिक महत्व क्या है भाई? आजकल की तो बदमाशी देखो, ये इंस्टाग्राम पर रील बना दी भाई, बदमाशी है। तनाव में कमी, निरंतर मूल्यांकन से छात्रों के मन में अंतिम परीक्षा का डर कम हो। मतलब ते लगातार टेस्ट करता रहोगा ना, तो इससे कि वो जो बच्चा होता है उसके जो मन में अंतिम परीक्षा को लेकर डर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बेरो है तीसरे दिन ही गुरुजी टेस्ट लिया ले तो रहे, ताकि डर ना हो चीज से। सुधारात्मक शिक्षण, यह शिक्षक को छात्रों की कमियों को तुरंत पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण देने में अवसर प्रदान करता है। इस चीज से यह पता चलता है, ये आपको सिर्फ टीचर बच्चे का टेस्ट नहीं होता बल्कि टीचर का भी टेस्ट होता है। इस चीज से पता चलता है कि भाई जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो सही से पढ़ा पा रहा है नहीं पढ़ा पा रहा है, उसकी कमियों के बारे में भी पता चल जाता है। कौशल का विकास, यह केवल रटने की क्षमता नहीं बल्कि आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ाने पर भी जोर देता है। इसका लक्ष्य यही होता है कि बच्चे रटने पर जोर नहीं दे बल्कि बच्चे की थिंकिंग को डेवलप कर पाओ आप। जैसे कि आपने बच्चे को कहा कि आज के समय के हिसाब से बता रहा हूं कि भाई आपके सामने पंखा चल रहा है, आप थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे को, तो अब कल आप इंटरनेट पे जाना और यही से पूछना कि पंखा कैसे चलता है, और फिर उस पर एक नियम लिख कर आना, है ना। सेम उसे कहना कि सेम टू सेम मत छापना, अपने हिसाब से तुम बनाकर लिख कर आना। फिर देखना उस बच्चे की कितनी सोच विकसित होती है। वो जाएगा किसी प्लेटफॉर्म पे, जाएगा वहां से पूछेगा, समझेगा प्रक्रियाओं को, यूट्यूब पर वीडियो देखेगा, उसकी जो क्षमता उसमें रचनात्मकता निकल कर आती है, यही आपको विकसित करनी है। बस आपको ये नहीं समझना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चलता है, ये नहीं रटाना, आपको उसको समझाना है पूरी प्रक्रिया को। और जब आप यही कराने में सफल हो जाते हो तब आप एक सही मायने में शिक्षक हो। 90% लाने वाला गणा ही है। अंक प्रणाली व श्रेणी, ग्रेडिंग प्रणाली की तुलनात्मक, अंक प्रणाली और ग्रेडिंग प्रणाली में क्या अंतर होता है? जैसे राजस्थान बोर्ड है उसमें अधिकतर परसेंटेज आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में ग्रेड देखने, ए ग्रेड, बी ग्रेड, अब तो आ गया एनआई एनईपी में तो सबको यही मिलेगा। परंपरागत रूप से भारत में अंक प्रणाली का बोलबाला रहा है, लेकिन वर्तमान में मनोवैज्ञानिक कारणों से क्या हो गया, आपको श्रेणी प्रणाली की प्राथमिकता दी जा रही है। और यही चीज आजकल कॉलेज एग्जाम में भी देखने को मिल गई है भाई, ग्रेडिंग दे रहे हैं भाई, ए ग्रेड आई है, बी ग्रेड आई है, इस प्रकार से 8th क्लास में आती है ना बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस प्रकार वाली। अंक प्रणाली में क्या होता है, यह मानक 0 से 100 के आधार पर सटीक मापन करता है कि भाई 100 नंबर का टेस्ट, 200, 300 का जितने का भी टेस्ट है उसमें से बच्चा कितना नंबर लेकर आया, उसको अंक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। श्रेणी प्रणाली क्या होती है, अंकों के समूह, जैसे 91 से 100 ए प्लस होता है, 80 से लेकर आपके सामने 100 के बीच में ए होता है, 70 से लेकर 80 के बीच में बी होता है, 60 से 70 के बीच में सॉरी बी प्लस वहां पर बी होता है। तो इस प्रकार से इनको बांटा जाता है, ग्रेडिंग की प्रणाली देखने को मिलती है। प्रतिस्पर्धा, ये छात्रों के बीच में गला काट व अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा कर देती है। मेरे तो 65 आए हैं, तेरे कितने 66.66, है ना। तो इस प्रकार का जो कंपटीशन होता है ना, उसको आपके सामने क्या कर देता है,
पैदा करती है, प्रतिशत की लड़ाई देखने को मिलती है कक्षा में। और इसमें क्या होता है, प्रतिस्पर्धा कम होती है क्योंकि कई छात्र एक ही ग्रेड में, सारा होशियार क्लास का अगली लाइन सारा एक ही ग्रेड आ गई, पिछला का भी एक ही ग्रेड आई है, तो सब नया महसूस हो रहा है, तो बराबर ही होशियार। समझ में आ गया? तो इससे क्या प्रतिस्पर्धा कम होती है, बच्चों के अंदर सहयोग की भावना बढ़ती है। त्रुटि की संभावना, परीक्षण के दौरान व्यक्तिगत राय से 1-2 नंबर के अंतर में परिणाम में अंतर देखने को मिलता है। आपका फेवरेट बच्चा 1-2 नंबर ज्यादा दे दिया, राइटिंग का कोई एक आध ज्यादा नंबर काट लिया, तो इससे क्या होता है, जो कोई भी शिक्षक होता है उसकी व्यक्तिगत राय के आधार पे 1-2 नंबर के परिणाम में अंतर देखने को मिल सकता है। यहाँ मानवीय त्रुटियों का प्रभाव कम होता है और सीमाओं का दायरा बड़ा होता है। क्या होता है, जो ग्रेडिंग होती है इसमें मानव त्रुटि नहीं देखने को मिलेगी और जो सीमाएं वो भी बड़ी होंगी। मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात करें, कम अंक आने से छात्र में हीन भावना या अत्यधिक तनाव का शिकार हो जाए। बच्चों के कम नंबर आते हैं तो बच्चा किसी प्रकार की हीन भावना या अत्यधिक तनाव का शिकार हो सकता है। यह कम तनावपूर्ण है और छात्र को आत्मसम्मान को बनाए रखता है। इसमें क्या कम आपके सामने बच्चे के अंदर तनाव आता है, क्यों, काफी बच्चे एक ही ग्रेड के अंदर आ रहे हैं, तो ये नहीं कि भाई मोहन का ज्यादा नंबर आएगा, सोहन का कम आएगा, ये मेरे को पता है कि मोहन सोहन दोनों का एक ही ग्रेड में नंबर आए हैं। समझ में आ गई? और कभी 60% वाले को 90% से तो मतलब नहीं रहता है, उसको तो 62 अपने दोस्त के 62% आ गए, उसको तो इससे दिक्कत हो जाती है। तो दिक्कत यह है कि 60 से लेकर 70 तक एक ही ग्रेड में सभी तो कोई दिक्कत नहीं। रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, चौहनलाल सब एक ही ग्रेड में है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मूल्यांकन के आधुनिक रुझान है, जैसे कि सीबीसीएस, ओपन बुक परीक्षाएं और पोर्टफोलियो मूल्यांकन की विवेचना कीजिए। आजकल सीबीएसई के द्वारा एक नया चलन देखने को मिल रहा है परीक्षा कार्यक्रम में, ओपन बुक परीक्षा, है ना, और सीबीसीएस पोर्टफोलियो मूल्यांकन, ये नई तकनीकें आ रही हैं शिक्षा की, इसके बारे में भी भाई आपको पढ़ना जरूरी है। तो अपन देखेंगे क्या क्या है ये शिक्षण की विधियां। शिक्षण में वैश्वीकरण के साथ मूल्यांकन की भी नई नई पद्धतियां देखने को मिल रही है। भाई अब शिक्षण भी टेक्नोलॉजी से जुड़ गया भाई, समझ में आ गया? तो नई वीडियो की जरूरत है। कहते थे भी सोचे कि बीएड में भाई कोई 48 उम्र को थान पढ़ा के चल जाओ और काल पेपर में भाई प्रश्न आ जाएगा, नहीं सोचे थे ना, सोच लो, पढ़ लो, है ना। तो क्या हो गया, आपके सामने शिक्षा, उसमें वैश्वीकरण देखने को मिल रहा है, पूरी दुनिया से जुड़ाव देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या, जो छात्र हैं उनको मूल्यांकन करने की पद्धतियों में भी अब धीरे धीरे बदलाव आने लग गया है। नई पद्धतियां है, पहला है सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। छात्रों को अपनी पसंद के विषय इलेक्टिव को चुनने की आजादी देता है। क्या होता है, कोई भी बच्चे को, जैसे मैं अपन आजकल क्या चलता है कि कोई बच्चा है जिसको गणित पसंद थी, लेकिन भाई उसको नहीं लेनी थी गणित, मतलब उसको आर्ट से लेनी थी, तो उसने आर्ट ले लिया, लेकिन गणित छूट गई उसकी, है ना। लेकिन अब क्या होगा, अब बच्चे को क्या होगा भाई, गणित भी ले पाएगा, अगर उसका गणित अच्छा है, उसको हिस्ट्री पढ़ने का मन है तो हिस्ट्री भी ले पाएगा, और उसको कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो वो भी ले लेगा। समझ में आ गया? तो अब बच्चों को विषय चुनने की ज्यादा आजादी देखने को मिलती है, उसको सीबीसीएस के नाम से जाना जाता है। सीखने के घंटों को क्रेडिट में नापा जाता है। आजकल जो कॉलेज की सेमेस्टर की एग्जाम होती है ना, उसमें 6 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, ऐसा सिस्टम आ गया है कि बच्चा है वो कितना क्रेडिट के अनुसार सीख पा रहा है, उसको कितना नॉलेज है उसके बारे में पता चलता है। यह शिक्षा को लचीला और वैश्विक मानकों के अनुरूप बना रहा है। इससे क्या होता है भाई, शिक्षा वो और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है और वैश्विक रूप से मानकों पर है। ओपन बुक परीक्षा क्या होती है, इस परीक्षा में छात्रों को पाठ्य पुस्तक या नोट्स ले जाने की अनुमति था। जो पहले थे के करता, कदे कॉपी में टीप के ले जाता, कदे किताब पर लिख जाता, कोई कॉपी का ले जाता, और या करती था समस्या टिप्पणी की। अब सरकार खरीदती टिप्पो, नोट्स ले जाओ, पाठ्य पुस्तक जो किताब है भाई ले जाओ, है ना। इसका उद्देश्य बच्चों को याद रखने की बजाय उसकी विश्लेषण करने की क्षमता। लेकिन प्रश्न क्या कहूंगा, प्रश्न है को नहीं आओगे कि भैया आपके सामने वो सेम टू सेम टिप के लिख देगा ना, उसमें भी आपको क्रिएटिव दिमाग लगाना पड़ेगा। बात सुनिए ना कि भाई टिप्पणी के लिए भी दिमाग चाहिए, तो वही है, इसमें आपकी विश्लेषण करने की क्षमता को पूछा जाएगा। समझ में आ गया? उसमें से पूछा जाएगा कि आपका जो पेपर नंबर फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, उसका मान लो कि भारत ने मुगलों पर आक्रमण किया, तो इससे आपने इस पूरी यूनिट से आपने क्या समझा, अब टीप लोगे पूरी, तो सबको भी थोड़ी लिख के होगा। क्या लिखेगा बच्चा, उसने उसके अंदर क्या सीखा है, उसका पूरा विश्लेषणात्मक चीजें लिख कर आएगा। तो इससे बच्चे की जो रटने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी और विश्लेषण करने की पद्धति है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। पोर्टफोलियो असेसमेंट, पोर्टफोलियो छात्रों को कार्य करने का एक व्यवस्थित संग्रह होता है, समय के साथ उसकी प्रगति दिखाता है। जैसे कि भैया आपके सामने जो डेली डायरी बनाया करते थे ना, कुछ वैसी होती है, कोई भी बच्चे के द्वारा क्या प्रोजेक्ट किए गए, कैसी पेंटिंग बनाई गई, कहाँ कौन कौन से निबंध किए गए, सह पाठ्यक्रम में कौन सी गतिविधियां की गई, ये सब जिस डायरी में लिखा जाता है उसको पोर्टफोलियो मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है।
रूब्रिक्स, ये एक स्कोरिंग गाइड होती है, इसका उपयोग पोर्टफोलियो व प्रोजेक्ट को जांचने के लिए किया जाता है। मतलब एक प्रणाली है जिससे आपको ये पता चलेगा कि पोर्टफोलियो प्रणाली को कैसे जांचा जाता है, प्रोजेक्ट को कैसे जांचा जाता है। इन सब चीजों को जांचने की जो वैज्ञानिक प्रणाली होती है उसको रूब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। तो यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड आप पढ़ लिए। चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करो ना, कर दो भाई, कद करोगा, है ना। मास्टर चैनल सब्सक्राइब करो भाई, मास्टर लाग जाओगा थे सारा सारा करो। पहले वाला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप मध्यमान, माध्यक और बहुलक की व्याख्या कीजिए। गणित के विषयों के लिए तो काफी अच्छा प्रश्न है, और कोई 8 वाला बालक है तो भाई मेल नोट्स पढ़ के चल जाओ। आओ वो प्रश्न। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का तात्पर्य होता है एकल अंक से पूरे डाटा का प्रतिनिधित्व करना। सीधी सीधी बात है, एक कक्षा में 100 बालक ही, ठीक है, और सबको एवरेज काट दियो तो कई बार बेरो पट्टे था ना आपके सामने कि 50% एवरेज नंबर आने कोई भी बच्चा का, वो केंद्रीय प्रवृत्ति है। ये एक प्रकार से औसत है, जहाँ कोई को 50 आया, कोई को 60 आया, कोई को 70 आया, कोई को 80 आया, कोई को 90 आया, कोई को 62 आया, कोई को 65 आया, कोई को 63 आया, कोई को 73 आया, सारा को जोड़ करके नीचे जितना बालक उनसे डिवाइड करोगे तो कितना एवरेज निकले, 50 निकले, वो केंद्रीय प्रवृत्ति है। मतलब कम अहियां खैस को थे प्रिंसिपल ने, भाई प्रिंसिपल सर था पूछा कि भाई सोनलाल जी कल टाबरा को टेस्ट लियो, कितना नंबर बनने टाबरा का, तो देखो का साहब 50 से कोई एवरेज बैठ रही है। समझ में आ गया। तो इसी को केंद्रीय प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। मध्यमान, सभी अंकों के योग को उनकी कुल संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। भैया एवरेज वाला है, जितने जो बच्चे उन सबको जोड़ दो और नीचे डिवाइड कर दो किससे, जितनी बच्चों की संख्या है। जैसे बच्चों 3 बच्चे हैं, 2 3 4 और 5 10 14 14 पौने में 4। समझ में आ गया। 4 व्यक्ति हैं, एक 10 में से 2 नंबर आए, एक के 3 आए, एक के 4 के 5, 5 का मान लो 5 नंबर का टेस्ट था ना, एक के 2 आए, एक के 3 आए, एक के 4 आए, एक के 5 आए। समझ में आ गया। तो सारों के अंकों को जोड़ दिया, योग कितना हुआ, 5 5 10 4 14, अपन में बालक कितने हैं 4, तो कितना बनेगा भाई 7/2 = 3.5। समझ में आ गया। तो अब आप क्या बताओगे प्रिंसिपल सर को कि 3.5 नंबर आ रहे माला बालका का, तो 5वां। समझ में आ गया। माध्यम क्या होता है, जब डाटा को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बिल्कुल मान बीच में कौन सा आता है। कक्षा में क्या करियो आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण देके बताओ, 8 साल के लिए, बाकी गणित आना तो अभी है। एक कक्षा में थे 10 बालकान खड़े कर दियो, है ना, और थे बताया कि 20 बालक कौन है, 11 बालकान खड़े करो, तो जो 6 नंबर को बालक होगा वो बीच में आ जाओगे, क्या कहते हो रामलाल आ जा। तो यही होता है जब आप डाटा को जो 5 10 4 5 4 6 7 इस प्रकार की जो संख्या उसको व्यवस्थित करते हो आरोही और अवरोही क्रम में, तो बीच की जो संख्या आती है उसको मध्यांक के नाम से जाना जाता है। बीच को बिचौलियों था सुने वही है। बहुलक क्या होता है, मोड, डेटा को समूह में जो अंक सबसे अधिक बार दोहराया जाता है। अब आपको भाई प्रिंसिपल सर ने पूछा, चलो आपने टेस्ट लिया, लेकिन यह बताओ कि टेस्ट में ऐसा कौन सा अंक, ऐसा कौन सा नंबर ही वो बार बार आ रहे हैं, है ना, तो बताओ 60 2 3 बालक सेम ही रहे 60 नंबर। समझ में आ गया। तो वो बहुलक होता है, एक ही अंक जो बार बार निकल कर आता है उसको बहुलक के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बताऊं आपको 2 2 3 4 5 5 5 7 7 7 7, है ना, 8 8 9 और 9, तो इन सबसे ज्यादा क्या है 7 है, तो बहुलक क्या है 7 को। समझ में आ गया। मध्यम क्या है को सारांश जोड़ दो, मध्यांकांक के बीच में कौन सी संख्या है, वह मध्यांक है। शिक्षा में इन सब चीजों का क्या महत्व है, तुलना, 2 कक्षा या स्कूलों के औसत प्रदर्शन में। भाई कक्षा 1 सेक्शन ए में एवरेज स्कोर 70 आ रहे है ना, सेक्शन बी को 65 आ रहे, तो सेक्शन बी वाला बच्चा ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, ये चीज को बेरोपट है। वर्गीकरण, छात्रों को उनकी योग्यताओं के आधार पर औसत या औसत के ऊपर या नीचे बांट सकते हो। आप क्या कर सकते हो, 70% एक कक्षा वालों के 70% औसत है, तो 70 से नीचे वालों पे आपको ज्यादा जोर देना है, उनके थोड़े कम नंबर आ रहे हैं उन्हें थोड़ा कर दो, है ना, और जो 70 से ऊपर आ रहे हैं उन बच्चों को आपको क्या करना है और ज्यादा पढ़ाई करवानी है। पूर्वानुमान, छात्रों को पिछले अंक प्रदर्शन के आधार पर उनके भविष्य के परिणामों का अनुमान लगाने के लिए, मतलब बच्चों को जो पिछला प्रदर्शन है उसके आधार पर भविष्य का कैसे रिजल्ट निकाला जा सकता है, उन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। विविधता के माप और वर्णन कीजिए तथा प्रमाप विचलन के बारे में स्पष्ट कीजिए। क्या होता है प्रमाप विचलन, विविधता व विचलन का माप ये बताते हैं डेटा अपनी केंद्र से कितना फैला हुआ है। मतलब इनके बेरोपट्टा है कि जब 70 एवरेज स्कोर आ रहा है बच्चा को,
तो कम से कम कितनों है, ज्यादा से ज्यादा क्या 100 के बीच में, जहां कम कम कोई बच्चा का 30 है, ज्यादा से ज्यादा 90 है, तो क्या बताओगा कि जो बीच को डेटा को केंद्र होना 70, उससे बच्चा 30 तक तो नीचे की तरफ जा रहा है और 90 की तरफ किस तरह की ऊपर की तरफ जा रहा है, उसी को मेजर ऑफ विजिबिलिटी, विविधता और विचलन का माप के नाम से जाना जाता है। ये उदाहरण आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए जिनकी गणित कमजोर होने के लिए ही गणित वाला ज्ञान मत दियो, ठीक से एकदम वैज्ञानिक पद्धति मत जाना है। स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, यह विचलन का सबसे शुद्ध और विश्वसनीयता का माप होता है। परमाप विचलन क्या होता है? यह विचलन सबसे शुद्ध और विश्वसनीय माप होता है। इसमें सिग्मा के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें जो अंकों का विचलन के वर्गों के औसत का वर्गमूल होता है, मतलब अंडर रूट आपके सामने जो एवरेज का अंडर रूट, इसको मापा जाता है। विशेष क्या महत्व होता है इसका? अन्य माप जैसे प्रसार व चतुर्थार्थ विचलांक की तुलना में एसडी सबसे अधिक स्थिर होता है, मतलब सबसे बढ़िया मापन करने की प्रक्रिया है। समूह की एकता, यदि एसडी कम है तो इसका अर्थ है कि कक्षा में छात्र लगभग एक ही स्तर पे हैं। एसडी कम है मतलब विचलन कम है, मतलब क्या हो रहा है, विचलन कम होगा मतलब 70 का आसपास ही बच्चा का नंबर आ रहे हैं, 60 को लेके 80 का बीच में आ रहे हैं, तो एसडी कम होगा। 30 और 90 का बीच में अगर गैप देखने मिल रहा है तो ज्यादा देखने मिलेगा। सांख्यिकी विश्लेषण, इसका उपयोग सहसंबंध और सार्थक परीक्षण के रूप में किया जाता है। तो ये था बच्चों आपका जो पेपर होने वाला है, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।